हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। दोस्तों, मैं अनंत सिद्धार्थ फिजिक्स का सेशन लेकर चल रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको मूल राशियों के बारे में बताया था, जो मूल राशियाँ 7 होती है, और बारी बारी मैंने सभी मूल राशियों को परिभाषित किया। अब हम आगे कुछ लंबाई के छोटे बड़े मात्रक हैं जिसके बारे में हम समझेंगे। आइए देखते हैं कि लंबाई के अन्य मात्रक क्या होते हैं, इनके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। पहला है कि देखिए लिखा गया है लंबाई के अन्य मात्रक। लंबाई के मात्रक में पहला हमारा है मात्रक माइक्रोन। आइए देखते हैं माइक्रोन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। लिख रहा है माइक्रोन लंबाई को नापने का। किसको नापने का? लंबाई को। देखिए अभी माइक्रोन किसका मात्रक है? लंबाई का। लंबाई को नापने का या मापने का बहुत छोटा मात्रक है। क्या है? बहुत छोटा मात्रक है। यह अति सूक्ष्म, देखिए लिखा है यह अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म मतलब होता है कि नगण्य, न दिखाई देने के बराबर। जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारा माइक्रोन है, माइक्रोन लंबाई का एक अन्य मात्रक है जिसका प्रयोग हम अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को मापने के लिए या व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। यह लंबाई का एक बहुत ही छोटा मात्रक है। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं एक माइक्रोन का मान कितना होता है। देखिए लिखा गया है माइक्रोन का चिन्ह मैंने लगाया है। 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁶ मीटर, या इसे हम लिख सकते हैं 1/10 लाख मीटर। ये हमारा किसका मान होता है? माइक्रोन का मान होता है। तो 1 माइक्रोन की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। अगला देखिए, अगला लंबाई का दूसरा मात्रक है जिसे हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। आइए इसको एंगस्ट्रॉम के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए लिखा है कि यह लंबाई को नापने या मापने का माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। कह रहा है कि यह लंबाई को नापने या मापने का माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। कौन? एंगस्ट्रॉम। देखिए फिर कह रहा है इसके द्वारा प्रकाश की तरंग दर। देखिए मैंने आपको पिछली कक्षा में उसका चर्चा किया था कि तरंग दर्द भी क्या होती है? यह भी लंबाई होती है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो कह रहा है कि इसके द्वारा प्रकाश की तरंग दर्द को परमाणु एवं नाभिक के आकार को व्यक्त किया जाता है। देखिए परमाणु एवं नाभिक के आकार को व्यक्त किया जाता है। और किसी भी वस्तु के आकार को हम व्यक्त करते हैं तो लंबाई में ही व्यक्त करते हैं, जैसे चौड़ाई, लंबाई, गहराई, इसी तरह से आदि से प्रदर्शित करते हैं, किया जाता है। अब देखिए इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे A0, A के पावर क्या है? 0 है, या इसे कहते हैं एंगस्ट्रॉम से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए से प्रदर्शित किया जाता है। अब कह रहा है एंगस्ट्रॉम माइक्रोन का, एंगस्ट्रॉम जो है माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है। जो हमारा एंगस्ट्रॉम का मान है वो माइक्रोन के 10,000वें भाग के बराबर होता है। आइए समझ लेते हैं। कह रहा है कि अब देख सकते हैं कि 1 माइक्रोन की वैल्यू जो होती है, यह 1 माइक्रोन की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होती है। 10⁻⁻10 मीटर होती है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/10⁻10 मीटर, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 मीटर। ये हमारा क्या है? एंगस्ट्रॉम होता है। तो आपने देखा कि माइक्रोन जो होता है लंबाई का नापने का सबसे छोटा मात्रक होता है, और एंगस्ट्रॉम भी क्या होता है? लंबाई को नापने का माइक्रोन से भी छोटा मात्रक होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमको लिखा गया है कि एंगस्ट्रॉम एवं माइक्रोन में संबंध। एंगस्ट्रॉम एवं माइक्रोन में संबंध, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए अभी आपने देखा कि एक एंगस्ट्रॉम से देखते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। अभी आपने जाना, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आता है। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। और अभी आपने जाना कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। ये हमने अभी वैल्यू अभी जाना है।
कि 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। लिखा गया है एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन में संबंध, तो हमको क्या करना है, संबंध व्यक्त करना है। आइए हम देखते हैं, पहले वाले को हम दर्ज करते हैं। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम को आप देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अब हम इसे लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 4 गुणे 10 के पावर माइनस 6 मीटर। देखिए हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं, एक घातांक के नियम से लिख सकते हैं। जब हम अंकगणित में घातांक और कड़ी पढ़ते हैं तो घातांक का एक नियम कहता है कि जब संख्या बराबर हो, अर्थात उसका आधार बराबर हो और घातें भिन्न भिन्न हो, तो आपस में संख्याएं जुड़ जाती है। आपस में घात क्या होते हैं, जुड़ जाती है। तो उसी नियम से हमने इसको तोड़ दिया। अभी आप देखिए, इसको अब हम लिख सकते हैं कि 10 के पावर माइनस 4 गुणे, आप देखिए 10 के पावर माइनस 6, या 10 के पावर जो माइनस 6 है, या किसके लिए मैंने इसको तोड़ा है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, एंगस्ट्रॉम का माइक्रोन से संबंध दिखाना है। तो हम जब एंगस्ट्रॉम का माइक्रोन से संबंध दिखाएंगे तो देखिए यह हमने माइक्रोन लाने के लिए हमने इसको तोड़ दिया। अब देखिए 10 के पावर माइनस 6 मीटर को हम क्या की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइक्रोन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइक्रोन, क्योंकि 1 माइक्रोन की वैल्यू है 10 के पावर माइनस 6 मीटर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर माइनस 4 माइक्रोन। क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 4 माइक्रोन। यह हमारी वैल्यू हो जाएगी। 10 के पावर क्या हो जाएगी, 10 के पावर माइनस 4 माइक्रोन। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस 4 माइक्रोन। ये हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अभी आपने देखा है यहाँ पे लिखा गया है, देखिए कि एंगस्ट्रॉम माइक्रोन का कितना होता है, 10,000वां भाग होता है। तो यहाँ पे हम इसको व्यक्त करते हैं, व्यक्त कर सकते हैं कि देखिए 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है माइक्रोन का कितना भाग होता है, 10,000वां भाग होता है। तो इसको हम यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इधर। अब देखिए लिखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/10। जब यह नीचे आएगा तो इसके साइन में क्या होती है, चेंजिंग हो जाती है, 1/10 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं माइक्रोन। तो ये हो जाएगा 1/10। तो 10 को हम 4 जीरो लगा देंगे, अब ये हो जाएगा माइक्रोन। अब देखिए यहाँ पे हमने जो संबंध बताया है कि 1 एंगस्ट्रॉम माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है। तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10,000वां का क्या होता है, माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है। यहाँ हमने दिखा दिया। तो जब हमें पूछा जाए कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितने माइक्रोन, तो यहाँ पे हम दर्शा सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁴ माइक्रोन होता है। लेकिन अभी यही आपसे पूछ दिया जाए, कि 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना एंगस्ट्रॉम होगा, तो हम यही से परिवर्तित कर लेंगे। जब यहाँ से हम परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/1000 माइक्रोन इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। इसको इतना लिख सकते हैं। अब हम माइक्रोन पूछा है तो हमको 1 माइक्रोन पूछा है, तो जब हम 1 माइक्रोन लिखें तो ये 1000 जाकर उसमें गुणा हो जाएगा, 10,000 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जब 10,000 का गुणा हो जाएगा तो लिखेंगे 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁴ लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको जब व्यक्त करेंगे तो इसको लिखेंगे 10⁴ इंटू एंगस्ट्रॉम, अर्थात 1 माइक्रोन इक्वल टू हो जाएगा 10⁴ एंगस्ट्रॉम। ये हमारा क्या है, माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम में संबंध। यदि एंगस्ट्रॉम की वैल्यू माइक्रोन में पूछेगा तो हम बोलेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁴ माइक्रोन। यदि माइक्रोन की वैल्यू पूछेगा एंगस्ट्रॉम में तो हम लिख सकते हैं 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁴ एंगस्ट्रॉम। ये हमारा क्या था, माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम में संबंध। अब अगला हमारा है प्रकाश के हमारी तीसरी जो अन्य मात्रक है जिसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। इस प्रकाश वर्ष के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह प्रकाश वर्ष भी क्या है, लंबाई का एक अन्य मात्रक है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए प्रकाश वर्ष लंबाई का, किसका, प्रकाश वर्ष लंबाई का एक बहुत बड़ा मात्रक है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा मात्रक लंबाई का क्या है, प्रकाश वर्ष। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा जो लंबाई का मात्रक होता है वो पारसेक होता है, जिसे हम पारसेक से व्यक्त करते हैं। आगे देखिए कह रहा है प्रकाश वर्ष लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक होता है। इसके द्वारा खगोलीय पिंडों,
किसको भैया? खगोलीय पिंडों, जैसे सूर्य से, खगोलीय पिंड का सूर्य से पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच की दूरी को प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है या मापा जाता है। इसके द्वारा, प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या? सूर्य से पृथ्वी और अन्य ग्रहों, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी या सूर्य से अन्य ग्रहों के बीच की दूरी का क्या करते हैं? मापन करते हैं या व्यक्त करते हैं। अतः एक प्रकाश वर्ष कह रहा है कि अतः एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है, अतः एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश निर्वात में, जो कि प्रकाश निर्वात में, ध्यान रखिएगा किसमें? निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। अर्थात वह दूरी जो है वह जो प्रकाश है एक वर्ष में तय करता है। अतः चूँकि एक वर्ष में, देखिए लिखा है, क्यों? चूँकि एक वर्ष में कितना दिन होता है? तो 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 सेकेंड में हमने इसे प्रदर्शित कर दिया। एक वर्ष में इतने सेकेंड होते हैं तथा प्रकाश वर्ष एक सेकेंड में 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर दूरी तय करता है। आपको पता है कि प्रकाश क्या करता है? एक सेकेंड में 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर दूरी तय करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अतः एक प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात अथवा वायु में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी करा है। अतः एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। चूँकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा के समय, इसलिए दूरी बराबर हम लिख सकते हैं चाल गुणे समय। अब देखिए ये क्या है? ये प्रकाश वर्ष की दूरी है, तो हमको दूरी तो ही ज्ञात करना है ना, तो हम लिख सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो भाई किसकी चाल? प्रकाश की चाल। आइए देखते हैं। तो लिखेंगे दूरी बराबर प्रकाश की चाल गुणे एक वर्ष में सेकेंड, अर्थात हमारा एक वर्ष का क्या लगा है? समय लगा है। देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल किसका? प्रकाश की चाल। समय कितना लगा है? एक वर्ष। तो अब उस एक वर्ष के समय को हम किस में बदल देते हैं? सेकेंड में। आइए देखते हैं। लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 8 मीटर प्रति सेकेंड। यह चाल बराबर हो गया 3 गुणे 8 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे देखिए एक वर्ष में सेकेंड, तो हमको पता है कि एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन। अब यह 365 दिन होता है एक वर्ष में, 365 दिन। अब हमने दिन को किस में बदल लिया? घंटा में। तो हमको एक दिन में कितना घंटा होता है? तो 24 घंटा। तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर 8 गुणे 365 गुणे 24 घंटा। अब इस घंटा को हम किस में बदल लेंगे? मिनट में बदलेंगे, क्योंकि हमको पता है कि एक घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो हम लिखेंगे अब इसे 3 गुणे 10 के पावर 8 गुणे 365 गुणे 24 गुणे 60 मिनट। अब इस मिनट को हम किस में बदल लेंगे? सेकेंड में बदल लेंगे। हमको पता है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है? 1 सेकेंड होता है। तो अब इस संख्या को हम लिखेंगे 3 गुणे 10 के पावर 8 गुणे 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, देखिए 60 के 60 में गुणा किया तो हमने इसमें आ गया 3600 सेकेंड। तो मैंने इसको फिर इस तरह से लिखा। अब देखिए मैंने फिर क्या किया? 24 का 3600 में गुणा किया तो 86400 सेकेंड आया। इसके बाद मैंने क्या किया? 365 का 2486 में गुणा किया तो ये आ गया हमारा 31,53,6000 सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश की चाल है, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। बीच में हमने छोड़ दिया, फिर आके बीच में लिख दिया। तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड गुणे 31,53,6000 सेकेंड हो गया। फिर इसका अब हमने मल्टीप्लाई किया 3 का, इन संख्याओं में 3 का किया तो हो गया 94 60 8 000
गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। गुणे देखिए सेकेंड हमारा है, यह सेकेंड क्या है, समय का है सेकेंड, यह क्या है मीटर प्रति सेकेंड, यह चाल का मात्रक है, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। जब सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया तो बचा हमारा मीटर, और मीटर होता क्या है, दूरी का मात्रक होता है। और प्रकाश वर्ष है क्या, दूरी है, और दूरी का मात्रक हो गया मीटर। हमको ये प्रकाश वर्ष दूरी ज्ञात करना है, तो हमारी वैल्यू आई 94 60 8 000 10 टू दी पावर 8। अब इस संख्या को देखिए, मैंने इस संख्या को किस में बदल दिया, कोटिमान में। जब हम अगला नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा जब कोटिमान, तो उसमें हम बात करेंगे आप लोगों से। तो ये हो गया, इसको जब कोटिमान में प्रदर्शित करते हैं तो हम इस दशमलव को, इधर आखिरी में दशमलव रहता है, इसको हम क्या करते हैं, बाएं तरफ ले जाते हैं। क्या करते हैं, बाएं तरफ। जब दशमलव को बाएं तरफ संख्या में प्रदर्शित करते हैं तो वह जो 10 के घात के रूप में लिखी जाती है और वह धनात्मक लिखी जाती है। तो कितना अंक जा रहे हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक अंक छोड़कर हम क्या करते हैं, उसको वैज्ञानिक दृष्टि से संख्या को प्रदर्शित करते हैं। एक अंक हमने छोड़ दिया, छोड़कर मैंने प्रदर्शित किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 9.46 गुणे 10 के पावर 7। अब पहले से हमारा था 10 के पावर 8 हो गया। अब देखिए यह घातांक के नियम से आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि आधार हमारा सेम है, यहाँ पे भी आधार 10 है, यहाँ पे भी आधार 10 है, घाते अलग अलग है तो आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये जुड़ कर हो जाएंगे 15, तो हो जाए 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। अर्थात एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी 9.5 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। या क्या कर सकते हैं, या हम इसे क्या कर सकते हैं, अब देखिए यह 9.5 क्या है, 10 के लगभग बराबर है। किसके बराबर है, 10 के लगभग बराबर है। तो यह क्या हो जाएगा, जब 10 में परिवर्तित होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 के घाते कितना है, 10 के घाते है 15, और यह हमारा हो गया 10, और 10 के घाते 15। अब देखिए 10 के घाते 1 हो जाएगा, तो इसको जब हम करेंगे तो देखिए आधार समान है, घाते आपस में जुड़ जाएंगी, घाते आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 1 और 15 कितना हो जाएगा, 16। तो यह लगभग कितना आ जाएगा, लगभग 16 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लगभग 16 मीटर आ जाएगा। अब देखिए फिर आगे कह रहा है यह, तो प्रकाश की चाल अगर आपसे पूछा जाएगा कि मीटर में पूछा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 10 के पावर 16 मीटर लगभग। यदि लेकिन यही पूछ दिया जाए कि वो किलोमीटर में क्या होगा, तो हम इस मीटर को क्या कर देंगे, किलोमीटर में परिवर्तित कर देंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर, इसलिए 10 के घाते 3 मीटर बराबर 10 के घाते 13 मीटर बराबर हो जाएगा 10 के घाते 13/1000 किमी में बदलना हमें किलोमीटर में। और जब इसे हम हल करेंगे, जब इसे हम क्या करेंगे देखिए, या 9.5 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, या इसे हम लिख सकते हैं, देखिए यह क्या है, 10 के लगभग बराबर है, तो इसको हम 10 लिख सकते हैं। जब 10 हम इसे 10 लिख सकते हैं, तो जब 10 लिखेंगे तो देखिए 10 के घाते 1 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर 15, पहले से ही 10 के पावर 15। अब देखिए घाते आपस में, आधार बराबर है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी। जब घाते आपस में जुड़ेंगी तो 1 और 15 कितना हो जाएगा, 16। तो हो जाएगा 10 के पावर 16 मीटर लगभग। अब देखिए यहाँ पे हो गया 10 के पावर 16 मीटर लगभग। अभी अब पूछा जाएगा आपसे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है, तो मीटर में यदि पूछा जाएगा तो 10 के पावर 16 मीटर लगभग बताएंगे। लेकिन यदि उसे कह दिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होता है, तो हम इस मीटर को किस में बदल लेंगे, किलोमीटर में बदल लेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है, 1/1000 किलोमीटर, इसलिए 10 के पावर 16 मीटर बराबर 10 के घाते 16/1000 किलोमीटर। जब इसे हम हल करेंगे तो देखिए आगे नीचे जाएंगे, 10 के घाते 16 मतलब 1000 को 10 के घाते 3 लिखेंगे किलोमीटर। यह हो जाएगा, जब यह ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 के घाते 16 गुणे 10 के पावर -3 किलोमीटर। फिर इसके बाद आपको पता है कि आधार आपस में समान है, घाते अलग अलग है, तो यहाँ पे देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो आपस में घट जाएंगी, तो हो जाएगा 10 के पावर 13 किलोमीटर। तो हमने लिख दिया है कि 10 के पावर 13 किलोमीटर लगभग। तो ये हमारी थी प्रकाश वर्ष की दूरी, अर्थात एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में 10 के पावर 13 किलोमीटर होता है लगभग, और एक प्रकाश वर्ष में यदि मीटर में पूछा जाएगा तो 10 के पावर 16 मीटर होता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अब हमारी लास्ट है ये हमारी व्युत्पन्न राशियाँ। हम व्युत्पन्न राशियाँ, हमने मूल राशियाँ पढ़ लिया था। अब हमारा दूसरा क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए लिखा गया है डेराइव्ड क्वांटिटीज या डेराइव यूनिट्स, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए कह रहा है, यहाँ पे लिखा गया है कि एक या एक से अधिक, कह रहा है एक या एक से अधिक
अधिक मूल राशियों की सहायता, किसके भैया, मूल राशियों की सहायता से बनाई गई राशियों को, मूल राशियों की सहायता से बनाई गई राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब देखिए मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो मूल राशियों की संख्या हमारी कितनी होती है, 7। अब देखिए यह व्युत्पन्न राशियां बनाई कैसे जाती है, तो यह व्युत्पन्न राशियां बनाई जाती है मूल राशियों को गुणा करके और भाग करके, अर्थात मूल राशियों को गुणन प्रक्रिया से और भाग की प्रक्रिया से हमको क्या बनाई जाती है, व्युत्पन्न राशियां बनाई जाती हैं। जैसे आइए देख लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं चाल, देख लीजिए हम जैसे देख लेंगे चाल, हमारी एक व्युत्पन्न राशि हो गई चाल। आइए इसको देख लेते हैं, ऊपर अभी लिखा गया देखिए, चाल बराबर दूरी बटा के समय। अब देखिए हमारी जो दूरी है ये क्या है, मूल राशि है, क्योंकि यह दूरी है तो मूल राशि है, क्योंकि लंबाई है यह मूल राशि है। और यह समय भी हमारा क्या है, 7 मूल राशियों में समय भी है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, मूल राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मूल राशि हो जाएगी। तो हमने बताया है देखिए कि एक या एक से अधिक मूल राशियों की सहायता से बनाई गई राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब देखिए तो ये हमारी चाल क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि है। किस तरह से, तो मैंने बताया कि या तो वह भाग की क्रिया से बनेगी, संक्रिया से होगी, या तो गुणे की संक्रिया से होगी। तो यहाँ पे किस तरह से बनाएगी, भाग की क्रिया से बनाएगी, तो यह चाल हो गया। इसी प्रकार हमारा हो जाएगा वेग, हो जाएगा वेग भी हमारी क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि। इसी प्रकार हमारा हो गया क्षेत्रफल, हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार हो जाएगा आयतन इत्यादि, आयतन इत्यादि, यह सभी क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। अब देखिए अब क्या है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है कि व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए, किसको, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किए हैं, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, या इसे कहते हैं डेराइव्ड यूनिट कह सकते हैं। ये भी कैसे बनाई जाती है, तो ये भी 2 संक्रियाओं से बनाई जाती है, या तो भाग करके या तो गुणा करके। चलिए जैसे आइए देख लेते हैं, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही में है, क्योंकि अलग रहता है तो मूल राशि हो जाती है, मूल मात्रक होता है, ये भी अलग होता है तो मूल मात्रक होता है। इस प्रकार वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ये भी क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर या मीटर क्यूब इत्यादि। यह सभी क्या हैं, यह सभी क्या हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं। अर्थात व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो मूल राशियों को व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज भर इतना ही। यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में व्युत्पन्न राशियों को बनाने की विधि, किस तरह से हम व्युत्पन्न राशियों को बनाएंगे और व्युत्पन्न राशियों की सहायता से हम क्या करेंगे, व्युत्पन्न मात्राओं का भी बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।